नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक्टिव मोड में दिखाई दे रही हैं। बीजेपी में जहां बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं कांग्रेस में मंथन के साथ साथ दावेदारों के नामों का सर्वे भी जोरों शोरों से जारी है। बावजूद उसके प्रत्याशियों के नाम फाइनल होने में देरी हो रही है। बड़ी बात यह है कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने में महज 5 दिनों का वक्त बचा है। 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 2 नवंबर को काउंटिंग होगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर प्रत्याशियों का नाम फाइनल होने में देरी क्यों हो रही है? क्या प्रत्याशियों के नाम पर सहमति नहीं बन रही है? तो आज इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पचेरिया जी जुड़ेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले सवाल आपको बता दें, सवाल यह है कि आखिर देरी प्रत्याशियों के चयन में क्यों, और जो तैयारियां हैं प्रत्याशियों को वो भी करनी है। देरी जितनी होगी उतना ज्यादा मुश्किलें अपनी तैयारी को लेकर भी प्रत्याशियों को हो सकती हैं। तो फिर क्यों पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पा रही है? 1 लोकसभा सीट पर खंडवा में उपचुनाव होना है और 3 विधानसभा सीट हैं, पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट। इन 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इन चारों सीटों के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां गहरा मंथन कर रही हैं प्रत्याशियों के चयन को लेकर। आज हम बातचीत इसी पर करेंगे और जानने की कोशिश यही करेंगे कि आखिर देरी किस बात की है, क्यों देरी हो रही है, प्रत्याशियों का जो चयन है उसको लेकर इतना सोच विचार आखिर क्यों किया जा रहा है, और क्या ये जो 4 उपचुनाव हैं ये साख का सवाल बने हुए हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। तो कांग्रेस ने 1 सीट पर अभी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, लेकिन बाकी सीटों पर अभी उम्मीदवार का ऐलान होना बाकी है। सवाल बीजेपी के ऊपर भी यही है कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी तक क्यों नहीं किया गया है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी तैयारियां लगातार कर भी रही हैं। इसके साथ ही अब सवाल यह है क्या प्रत्याशियों का जो चयन है ये एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। खंडवा की बात करें, रैगांव की बात करें, पृथ्वीपुर की बात करें, जोबट की बात करें, 3 विधानसभा है और 1 लोकसभा है। इन 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनाव को लेकर खासा तैयारियां दोनों पार्टी कर रही हैं, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नेहा बग्गा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। जी नमस्कार। नेहा जी, आपको आवाज आ रही मेरी? मुझे आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार नेहा जी, नमस्कार। प्रत्याशियों के चयन को लेकर क्या बड़ी चुनौती इसको पार्टी मान रही है आपकी? अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या मंथन चल रहा है प्रत्याशियों के चयन पर? नहीं पराग जी, देखिए किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है और अभी समय भी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 8 तारीख तक नामांकन भरने का समय है और उससे पूर्व में आपके पास नाम भी आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का बूथ तक का कार्यकर्ता तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ तक का कार्यकर्ता मैदान में जनता के बीच में है। और आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जनदर्शन यात्रा एक दौर की पहले ही, जब चुनाव का घोषणा नहीं हुई थी उससे पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसी प्रकार से संगठन के विस्तार के लिए, संगठन के सुदृढ़ीकरण के लिए जिस तरीके से माननीय अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी के दौरे हुए हैं जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, बूथ स्तर तक, वो भी पूर्ण कर लिया गया है। आज चुनौती किसके लिए है? चुनौती उस कांग्रेस के लिए है जो 400 से 40 पर सिमट कर रह गई है देश के अंदर। आज चुनौती उन लोगों के लिए है जिनके पास एक टिकाऊ किस्म का प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। एक ही व्यक्ति को अंधा बांटे रेवड़ियां घूम घूम कर दे, जिस तरीके से कमलनाथ जी की स्थिति है, विदेश दौरे खत्म नहीं होते, 15 माह की सरकार चलाई, उसके बावजूद 15 दिन मध्य प्रदेश के अंदर नहीं रहे। एक लौता उम्मीदवार स्वघोषित अरुण यादव जी के तौर पर उन्हें मिला था और जो परिस्थितियां बंटा धार जी ने की है उन्हें शुभकामनाएं देकर आगे का जो उनका राजनीतिक करियर है वो भी खत्म कर दिया। ये हम लोग के सामने है। पर भारतीय जनता पार्टी में ना आपको स्वघोषित उम्मीदवार मिलते हैं, ना इस प्रकार की दावेदारी दिखती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का लक्ष्य होता है कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जा सके, किस तरीके से जनता के बीच में सरकार की योजनाओं को लेकर जाया जा सके, किस तरीके से सरकार और संगठन के समन्वय को जनता के बीच में पहुंचाया जा सके। और ये मूल अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये चुनौती नहीं है, समय आने पर निर्णय लिया जाएगा और निर्णय जो होगा वो आप सबके बीच में। लेकिन नेहा जी, आप लोग तो ये कहते हैं ना कि आपका संगठन मजबूत है और आपका संगठन हमेशा काम करता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है।
तो फिर इतनी देरी क्यों हो रही है? क्योंकि जब आप प्रत्याशियों का चयन करेंगे तो उन प्रत्याशियों को भी अपनी तैयारी करने में समय लगेगा। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैंने आपसे वही कहा कि भारतीय जनता पार्टी लीडर बेस्ड पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी, और कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते हम बूथ तक के कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं। व्यक्ति जब चुन लिया जाएगा तो वही कार्यकर्ता है जो बूथ पे काम कर रहा है, जो जनता के बीच में है, वो उस व्यक्ति के लिए काम करेगा, उसे जनता के बीच में लेकर जाएगा। यहाँ पर चेहरा महत्वपूर्ण नहीं होता, सिंबल महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। और जो लीडर बेस्ड है उनकी हालत आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के पास आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। मध्य प्रदेश में एक ही व्यक्ति को 2-2, 3-3 पद देकर रखे हुए हैं। कार्यकर्ता लगातार उनसे छिटक रहे हैं, उनके पास कोई विचार नहीं है। जो उनकी सरकारें हैं किस तरीके से उनका बंटाधार हो रहा है, पंजाब हमारे सामने उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में जो वहां के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में चल रहा है, कई विधायकों ने कैंप दिल्ली में लगा लिया है। राजस्थान के अंदर में गहलोत और जिस तरीके से सचिन पायलट के बीच में सर फुटबल है वो हम सबके सामने है। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि विचार के साथ साथ संगठन का विस्तार, संगठन के विस्तार के साथ साथ जनता से संपर्क, और इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता के संपर्क में रहती है। ठीक है नेहा जी, आप मेरे साथ बने रहिए जी। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अमित जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। अमित जी आपको आवाज मिल रही है? चलिए लगता है संपर्क टूट गया। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, ताकि कांग्रेस पार्टी का पक्ष भी हम जान पाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से भी अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। नेहा जी, खंडवा सीट का अगर मैं जिक्र करूं तो ये बड़ी महत्वपूर्ण सीट आप लोगों के लिए मानी जा रही है। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट रही है। कांग्रेस इस वक्त पूरी कोशिश में है कि किसी ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए, क्योंकि अरुण यादव जी ने तो हाथ अपना खींच लिया है। अब दूसरे प्रत्याशी के में कांग्रेस पार्टी लग गई है। क्या आप लोगों के सामने ये एक बड़ी चुनौती होगी? अगर हर्षवर्धन जी को आप लोग उतारते हैं तो क्या सिंपैथी उनके साथ रहेगी? अगर कोई और प्रत्याशी आपका होता है तो कैसे इस सीट को आप लोग जीतेंगे? पराग जी, चुनौती किसके लिए है? अरुण यादव जी जिन्होंने अपने दौरे घोषित कर दिए थे, जिन्होंने अपने आप को स्वघोषित उम्मीदवार बता दिया था, जो 2 दिन पहले तक अपने सारे जो उनके कार्यक्रम है वो ट्विटर पर साझा कर रहे थे, अगर वो अचानक से शायरी के माध्यम से कहने लग जाएं, मुझे भी यकीन था हर शख्स की तरह यही मेरी बर्बादी के पीछे हाथ मेरे दुश्मनों का था, और पलट कर देखा जो मैंने बदन पर खाकर जख्म फेंका हुआ तीर मेरे दोस्तों का था। तो ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जूतम पैजार में उलझी रहती है, हमेशा गुटबाजी में उलझी रहती है। जिसको प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस का उम्मीदवार मान के चल रहा था, उसने विड्रॉ कर लिया। और विड्रॉ कब कर लिया? बंटाधार यानी कि दिग्विजय सिंह जी की शुभकामनाएं देने के बाद। तो यहाँ पर पार्टी संगठन का विस्तार महत्वपूर्ण नहीं है कांग्रेस में, पर अपने पुत्रों को, भाई भतीजावाद को बढ़ाना और किस तरीके से जो काबिल लोग हैं उनको समेटते चले जाना, ये कांग्रेस पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी में आप किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए क्या वो चुनाव लड़ने वाला है, तो वो आपको एक ही जवाब देगा कि हम संगठन के विस्तार के लिए काम करते हैं, हम अपनी कभी भी उम्मीदवारी नहीं जताते, ना ही उसके लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नेहा बग्गा जी जुड़ने के लिए, इंडिया न्यूज के साथ अपना पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ हमारे रीजनल एडिटर प्रभु पटेरिया जी जुड़ गए हैं। प्रभु जी, नेहा बग्गा जी को आपने सुना होगा, हालांकि कांग्रेस पार्टी का पक्ष में नहीं मिल पाया, देरी अभी भी हो रही है, चयन नहीं हो पा रहा है प्रत्याशियों का। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट करिए अगर आप म्यूट हैं तो। देखिए, जैसे खंडवा की बात हो रही है, पराग जी आवाज जी आवाज आ रही है आपको। जिस तरीके से खंडवा की बात हो रही है, अरुण यादव वाकई में वहां काम कर रहे थे, लेकिन अरुण यादव ने ये कुछ भी नहीं कहा कि उम्मीदवार है। तो उन्होंने चुनाव कार्यक्रम जारी किया तो उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण बैठ के ले रहे हैं, और उसके पहले वो अपने ये तो मंशा व्यक्त कर चुके थे। लेकिन स्वाभाविक तौर पर अरुण यादव पहले वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, वहां सांसद रहे हैं, उनसे सशक्त उम्मीदवार कांग्रेस के पास कोई दूसरा वहां पर नहीं था। लेकिन अब उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि एक योग्य उम्मीदवार वहां पर दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी की भी कमोबेश वही स्थिति है। जो भाजपा का सबसे प्रबल उम्मीदवार माना जा रहा है हर्षवर्धन चौहान, उसको लेकर वहां पर नकारात्मकता पार्टी के अंदर भी है। तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है कि क्या किया जाए, किस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जाए जो उसको टिकट देते हैं, तो या कोई नया नाम आए। उनके भी वहां पर अशोक पोरवाल का नाम आ गया है, अर्चना चिटनीस पहले से दावेदारी कर रही है। तो
दोनों ही दलों में एक तरीके से है कि टिकट को लेकर काफी मशक्कत कट्टर विरोध की स्थिति है, इसलिए विलंब हो रहा है। ये बिल्कुल सही है जो पराग आप कह रहे हैं कि अब 30 तारीख को चुनाव होने हैं, प्रत्याशियों के पास प्रचार के लिए बहुत कम समय रह गया है, 20-22 दिन का समय ही उनके पास बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में वो कब जाकर मैदान में उतरेंगे, कब वो जनता के पास जाएंगे, एक एक लोगों से संपर्क करेंगे, वोट मांगेंगे, पार्टी की रीति नीति बताएंगे, ये एक संकट दोनों ही दलों के सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है प्रभु जी, आपको मैं चाहूंगा आप मेरे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हमारे साथ बीजेपी से नेहा बग्गा और कांग्रेस पार्टी से अमित जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत मैं करता हूं। अमित जी, आपके पास मैं आ रहा हूं क्योंकि आपसे मेरा जवाब नहीं हो पाया था। बताइए सर, क्यों देरी हो रही है प्रत्याशियों के चयन को लेकर, क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, कहीं कोई देरी जैसी बात नहीं है। सबसे पहले तो हमारी पार्टी ने घोषित किया प्रत्याशी जी, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अरुण यादव जी के ऊपर लगातार डोरे डाल रही थी, और आपको याद होगा कि अरुण यादव जी ने अपना एक ट्वीट भी किया था कि भाई मेरा नाम अरुण यादव है, अरुण सिंधिया नहीं है। मैं कांग्रेस का था, कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस का रहूंगा। और ये कांग्रेस जैसी पार्टी में ही हो सकता है कि कोई प्रत्याशी अपना चुनाव जो है पार्टी के लिए समर्पित कर दे और ये कह दे कि मैं पार्टी के लिए जी जान लगाकर काम करूंगा। और आज भी अरुण यादव जी जो है भोपाल के अपने निवास में कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के पक्ष में मुलाकात करने जा रहे हैं। सर, हाथ क्यों खींच रहे अरुण यादव जी ने दावेदारी से? क्यों दावेदारी अपनी उन्होंने खींची है पीछे? देखिए, ये लोकतंत्र है, मुझे लगता है कि ये तो उनका नैतिक अधिकार है और हर पार्टी के कार्यकर्ता का ये अधिकार होता है कि चुनाव लड़ना, और हर कार्यकर्ता का। तो क्या पार्टी नहीं चाहती अरुण यादव जी को उतारना? पार्टी नहीं चाहती कि अरुण यादव जी को उतारना? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी को पहले ये बताना चाहिए जयंत मलैया जी को क्यों मना करा, आदरणीय स्वर्गीय गौर साहब को क्यों मना करा था, डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी को क्यों मना करा था। ठीक है, जवाब दे देते हैं। क्यों मना करा था इन्होंने भाई? फिर और ये जो कहते हैं ना, ये कैडर बेस, ये कोई कैडर बेस पार्टी नहीं है। हमने ये देखा है कि 2 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नारा लगाते थे, माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, आज वही महाराज के कार्यक्रमों में दरी उठा रहे हैं। और मलैया जी जैसे, शेजवार जी जैसे जो कार्यकर्ता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा, आज वो किस तरीके। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नेहा जी, जवाब दीजिए। देखिए, जब अमित जी इतना बोलते हैं तो उन्हें एक बार अरुण यादव जी की प्रोफाइल को बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए। एक और उन्हीं की शायरी सुना देती हूँ। मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद है शायद, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं। मेरी गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, रूबरू होने पर सलाम किया करते हैं। तो अब ये खंजर घोंपने का काम किसने किया? शुभकामनाएं किसने दी थी? आप याद करिए, शुभकामनाएं दिग्विजय सिंह जी ने दी थी, शुभकामनाएं सज्जन सिंह वर्मा ने दी थी। ये वही सज्जन सिंह वर्मा है जो 2 महीने पहले कह रहे थे कि अरुण यादव कमलनाथ जी की बैठक में इसलिए नहीं आए क्योंकि उनके पास 1000 एकड़ की खेती है, उनके पास कई सारे कॉलेज स्कूल चलते हैं, अब वो राजनीतिक खेती कर रहे हैं, दूसरी खेती करें। तो जिस तरीके से ये लोग अपने ही लोगों को खत्म करने का काम करते हैं, अपने लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं, यही कारण है कि कांग्रेस सिमटती जा रही है। अब क्या G23 इनके नेतृत्व पर सवाल उठाता है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? अगर कमलनाथ जी 15 माह की सरकार में चलो चलो की नीति अपनाते रहे, अपने ही मंत्री, अपने ही वरिष्ठ नेताओं की नहीं सुना उन्होंने, जब विचार के ऊपर कांग्रेस पार्टी चलती नहीं, उनका नेता नेतृत्व उपस्थित नहीं रहता प्रदेश और देश के अंदर, तो किस प्रकार से ये अपनी पार्टी को। ठीक है, आप दोनों लोग को मैं रोकना चाहूंगा और प्लीज आप लोग बने रहिए मेरे साथ। हमारे साथ एजेंट प्रभु पचेरिया जी भी जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, आपने दोनों को सुन लिया सर, क्या कहेंगे सर? खींचतान खंडवा को लेकर बहुत ज्यादा हो रही है। प्रभु जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल पराग, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी। जिस तरीके से खंडवा में खींचतान चल रही है, वैसी बाकी जगहों पर भी खींचतान चल रही है। यदि हम जोगढ़ की बात करते हैं तो कल ही भारतीय जनता पार्टी के वहां पर बैठक में माधव सिंह डाबर के समर्थन में नारे लगे, सुलोचना रावत मुर्दाबाद के नारे लगे। ये वहां की स्थिति है। खंडवा को लेकर पूर्व जो भाजपा के पूर्व सांसद रहे खरगोन से तिवारी मोगे समर्थन में बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक में लोग आए थे, अपना डेलीगेशन लेकर वहां पर दावेदारी जताई। ये दोनों दलों की कमोबेश एक जैसी स्थिति है। भाजपा की सत्ता में वहां ज्यादा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस में ये था कि अभी तक अरुण यादव एकलौता नाम था, इसलिए वहां पर कोई ज्यादा दावेदार खंडवा को लेकर सामने नहीं आ रहे थे। अब उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली है, तो वहां पर भी यही स्थिति है कि किसी योग्य उम्मीदवार को चुना जाए। तो स्थितियां दोनों तरफ बराबर की बनी हुई है। जिस तरीके से अभी हम सुन रहे थे, नेहा बग्गा जी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस दल है। ये कैडर बेस दल है, उनके कार्यकर्ता जमीन से जुड़कर काम करते हैं। तो फिर दमोह उपचुनाव में पराजय क्यों हुई? दमोह उपचुनाव पूर्व मंत्री जयंत मलैया, उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया पर कार्रवाई क्यों हुई? जिस
इसके पहले हम यदि देखते हैं तो सांची का जो चुनाव था, उपचुनाव था, वहां पर भी पूर्व मंत्री उनके बेटे पर कार्रवाई हुई। तो एक भीतर घात दोनों दलों में खतरा है और उसको लेकर ही बचने की कवायद में ये विलंब हो रहा है कि किस तरीके से रोका जाए कि वहां पर कोई भीतर घात ना हो। ठीक है, नेहा जी जवाब दीजिए, उसके बाद अमित जी आपके पास में आ रहा हूँ। नहीं देखिए, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सरकार और संगठन की योजनाओं को लेकर लगातार कार्यकर्ता संपर्क में रहता है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो चुनाव चिन्ह कमल है वो महत्वपूर्ण है और उसी को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के दमों की बात करेंगे तो ये तो अहम और वहम की बात हो जाएगी कि एक सीट आप जीत गए किसी परिस्थितिवश, तो आपने वहम पाल लिया कि आगे भी आपका कुछ हो जाएगा। पर आप देखिए जो बिखराव है और पूरे देश के अंदर है। अगर उपचुनाव की बात करनी है तो 28 उपचुनाव भी याद करने पड़ेंगे जिसमें कांग्रेस का परिणाम क्या हुआ, और अगर चुनाव की बात करनी है तो पिछले 5 राज्यों को भी देखना पड़ेगा। बंगाल में क्या स्थिति हुई, असम में क्या स्थिति हुई, बाकी राज्यों में क्या स्थिति हुई है कांग्रेस की, और जिन 3 राज्यों में सरकार चल रही है उसमें क्या स्थिति है ये भी देखना पड़ेगा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस का असंतोष तो सड़कों पर है। ठीक है, वरिष्ठ नेता अगर कहते हैं कि इनके पास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी परिपक्व नहीं है राजनीति में, तो कपिल सिब्बल के घर पे कांच फोड़ दिए जाते हैं। ठीक है अमित जी, ठीक है अमित जी जवाब दीजिए। पत्थर फेंकते हैं। ठीक है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलने में माहिर हैं। हाँ। ये अरुण यादव के ट्वीट की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कभी उन्होंने ट्वीट नहीं करा, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने नामांकन पत्र खरीद लिया है और सुरेश्वर रावत के विरोध में कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। ये उसकी बात नहीं करेंगे, ये अरुण यादव की बात करेंगे। कल इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अरुण यादव जी का स्वागत है हमारे यहाँ। तो ये वैसे तो बात करते हैं बहुत कैडर बेस्ड, लेकिन कल का कोई नेता जब इनकी पार्टी में आता है और वो सीधा विधायक का टिकट पाता है, मंत्री का पद पाता है, बताइए कौन सा उसने संगठन के लिए संगठन गड़े चलो की भूमिका निभाई रहती है जो उसको लगातार टिकट दे दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है। ये कौन सी कैडर बेस्ड पार्टी है जो अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहती है। मैं फिर कहूंगा कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी की पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस एकजुट है। चाहे अरुण यादव जी की बात करें, सज्जन सिंह वर्मा जी की बात करें, दिग्विजय सिंह जी की बात करें, जयवर्धन सिंह जी की बात करें, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक मजबूती के साथ खड़ी हुई है, जिसका परिणाम आपने दमोह में देख लिया है। पूरा धनबल, पूरा प्रशासन, पूरा शासन, पूरे नेता के लगने के बाद भी मुख्यमंत्री को वहां की जनता ने काले झंडे दिखाए थे और एक बड़ी लीड के साथ कांग्रेस को विजयी बनाया था। ये इनके कर्मों का फल है। भारतीय जनता पार्टी को अभी भी चाहिए कि आत्ममंथन करे, महंगाई के मामले में आत्ममंथन करे। किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े जा रहे हैं, किस तरीके से ये जो अहम की बात करते हैं किसानों के मामले में इनके जो मंत्री हैं उनके पुत्र ने किस तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार करा, ये सब पूरे देश ने कल देखा है। ठीक है, ये अहम छोड़े, अब वास्तव जो है ठीक है प्रभु जी, पार्टी को आत्ममंथन करने का समय है। और वरना इनकी स्थिति जो ये बोलते हैं 28 उपचुनाव देखना पड़ेंगे दमोह के पहले, हम 28 उपचुनाव देखने को भी तैयार हैं, लेकिन आपको 60 साल भी देखना पड़ेंगे किस तरीके से 60 साल जो है देश की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया और आप लोग जो है गेट के बाहर। सर यही तो आपको मंथन करना है कि आखिर अब मौका आपको क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है प्रभु जी, एक कमेंट चाहूंगा इस पर मैं आपका। देखिए पता नहीं, प्रवक्ताओं के दावे प्रति दावे तो चलते रहेंगे, दोनों एक दूसरी पार्टी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन दोनों ही दलों की यदि आज की हम स्थिति को बात करते हैं तो दोनों दलों में योग्य उम्मीदवार को लेकर आस्था क्राइसिस की स्थिति है। जीता उम्मीदवार दोनों पार्टियों को चाहिए क्योंकि उपचुनाव खासे अहम के चुनाव है सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। जो इन उपचुनाव को जीतेगा ये माना जा सकता है कि इसके बाद जो चुनाव होने हैं, पंचायतों के चुनाव होने हैं या नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं या 2023 के चुनाव होने, उसमें माइलेज उसको मिलेगा, जनता के पक्ष माहौल बनेगा। इसी को लेकर खासी कवायद चल रही है और अब ये दावा जिस तरीके से किया जा रहा है, उम्मीद की जानी चाहिए कि आज शाम तक कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बाकी घोषित हो जाएंगे। और 7 तारीख से नामांकन शुरू है तो 7 तारीख को चूंकि घट स्थापना हो रही है, शुभ दिन आ रहा है, तो 7 और 8 को ही नामांकन ज्यादातर हो जाएंगे। बाकी जो बगावत कर रहे हैं, जिन्होंने पर्चा खरीद लिया, उनको मनाने की कवायद, वो तमाम चीजें अभी चलती रही। ठीक है नेहा जी, एक फाइनल कमेंट आपका। बहुत स्पष्ट है, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन जनता के साथ में है, जनता के बीच में है। आज आत्मचिंतन करने की आवश्यकता उनको जरूर है जो बात करते हैं जब संगठन की, अपने कांग्रेस पार्टी की,
तो राष्ट्र में नाम लेते हैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। और जिस तरीके से अमित जी ने मध्य प्रदेश में नाम लिया, कमलनाथ जी, दिग्विजय जी और जयवर्धन जी, तो आप समझ लीजिए जिस तरीके से भाई भतीजावाद, पुत्रों को स्थापित करना और एक ही दो परिवारों की गुलामी करने की इनकी जो आदत पड़ गई है, इस वजह से जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है वो लगातार छिटक रहे हैं। मध्य प्रदेश में सज्जन सिंह वर्मा के कई बयान आ चुके हैं अपने आप को परफेक्ट नेता प्रतिपक्ष बताते हुए। लक्ष्मण सिंह जी कई बार इन पर उंगलियां उठा चुके हैं, कई बार इनके नेताओं के भाव बता चुके हैं कि गायब कमलनाथ है, कांग्रेस अनाथ है। तो आज आत्मचिंतन की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती की तरह देती है और ठीक है अमित जी, अमित जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है अमित जी हमारे साथ नहीं है। प्रभु जी, एक फाइनल कमेंट आपको मैं चाहूंगा इस पर। देखिए, दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता अपने अपने दावे तो कर रहे हैं, खुद की मजबूती जमीनी स्तर पर भी बता रहे हैं, लेकिन मजबूती इसी बात से समझ आ रही है कि अब तक प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल पराग, बड़ी बात है कि जो सशक्त उम्मीदवार थे कांग्रेस के, वो अपने आप को इन चुनाव के मौके पर विड्रॉ कर रहे हैं। ये स्थिति निर्मित हो रही है। कांग्रेस की जो प्रबल दावेदार थी जो वर्ष से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। यही स्थिति यदि हम बेगांव की देखते हैं, वहां पर भी ये उठापटक की स्थिति दोनों दलों में दिख रही है। इसके को जरूर कांग्रेस ने क्लियर कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी भी वहां पर किसको टिकट दिया जाए ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। तो दोनों ही दलों की स्थितियां काफी विषम तो ये मानी जा सकती है। प्रत्याशी चयन को लेकर तमाम सर्वे होते हैं, पार्टी के नीचे से फीडबैक आता है, उसके बाद ये स्थिति यदि बनी हुई है तो ये राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा कि अब वो कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, किस तरीके से उसके कार्यकर्ता और नेता तैयार होते हैं, फिर जिताऊ हो सके ये भी पार्टियों को देखना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रभु जी बातचीत के लिए। नेहा बक्कर जी आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और अमित तांवरे हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। अमित जी आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो अभी इंतजार हो रहा है कि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाए, देखना होगा कब तक होता है, क्योंकि अपनी अपनी तैयारी और दावे दोनों ही पार्टियों के हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।